तुम ये कह रही हो तो मुझे खुद पैथेटिक लग रहा है। मैं हमेशा समझता था मैं काफी स्ट्रांग हूँ। डिबेला मजाक करते हुए बोली, बेटा, अब दुनिया में स्वीट और जेंटलमैन ज्यादा पॉपुलर है। स्ट्रांग साइलेंट टाइप का जमाना गया। और सुनो, अगर तुम इतना वरीड हो तो एडले को बस अपने फीलिंग्स बता दो। उतना ही काफी होगा उसके लिए, स्ट्रांग रहने के लिए। रेने चुप रहकर साइड देखा। दिल में गिल्ट और वार्निंग दोनों थी। एडलाइन और हेला फाइनली कैसल के इनसाइड के एक पुराना घर का दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर सब कुछ साइलेंस में डूबा था। कई घरों के अंदर से हलचल थी, पर दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। स्ट्रेंज, मुझे क्लियरली अंदर से आवाजें आ रही है, लेकिन कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद एक एजेड मैन लैटर्न लेकर दरवाजा खोला। उसकी आंखें सुन के भरपूर डिस्ट्रेस दिख रहा था। लेडी लिलियन की बहन, ये सच है? हेला ने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। जी, अगर डाउट है तो गार्ड से कंफर्म कर लो। हम सिर्फ रात गुजारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ओल्ड मैन ने अपना हेड झुकाकर कहा, माफी चाहता हूँ, ये टाइम सही नहीं है। उसने दरवाजा मुश्किल से खोला। मेरा नाम जेके है, आइए यहाँ। हेला ने इमिडिएटली पूछा, ये टाइम का क्या मतलब है? गार्ड्स भी लापता यंग लेडी के बारे में बात कर रहे थे। जेके का चेहरा निराश हो गया। क्या कहूँ लेडी, कुछ महीने से यहाँ से यंग वुमन अलार्मिंग रेट पर गायब हो रही है। अब तो शहर में यूथ की कमी पड़ गई है। शहर बिल्कुल खोखला लगता है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाए, एम्पायर को भी रिपोर्ट भेजी। एक जाना माना इन्वेस्टिगेटर भी आया, पर सब फेल हो गया। अब गार्ड्स फुल है, रात भर पेट्रोल करते हैं, पर कल्प्रिट तक कोई पहुंचा ही नहीं। एडलाइन का चेहरा थोड़ा टाइट हो गया। मंथ से? और कल्प्रिट अब तक फ्री है? जेके ने शेकन वॉइस में कहा, जी। कल्प्रिट एज इफ हवा हो जाता है। जो लड़की एक बार खो जाती है वो वापस कभी नहीं मिलती। एडलाइन ने दिल ही दिल में कसम खाई, मैं इस मिस्ट्री को खोल कर रहूंगी। ये लापता एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये फ्रोस्लैंड तक जाने की जर्नी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तभी जेके ने ऊपर कमरा दिखाते हुए कहा, ये लो आपका कमरा माय लेडीज। टाइम्स बहुत खराब है, आप भी संभल कर रहिए। कल्प्रिट अब तक पकड़ा नहीं गया। हेला अपना ओवरकोट उतारकर टांग ही रही थी, तभी एडेलाइन ने सॉफ्टली पूछा, हेला, तुम्हारे ड्रीम्स में डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ आया? हेला ने अपना सर ना में हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं निकाल सकती हो, लेकिन उसके लिए मुझे एनिमल ब्लड का यूज करना पड़ेगा। एडलाइन तुरंत घूमकर बोली, नहीं हेला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने एडलाइन का हाथ पकड़कर बोला, लेडी एडलाइन, कोई और होता तो बस मुझे एक टूल समझकर यूज कर लेता। आप ही है जो मुझे इंसान समझकर ट्रीट कर रही हो। इस काइंडनेस को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। एडलाइन ने उसकी आंखों में सीधे झांक कर पूछा, हेला, तुम्हारी ओरिजिनल प्लान क्या था? शैडोलैंड्स में आकर मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करना, सही ना? हेला तुरंत स्टिफ हो गई। उसकी आवाज टूट गई। "आ- आपको आपको कैसे पता चला? हाँ, ये सच है। फिल्बर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ड्यूक वेनक की असली आइडेंटिटी जानने के लिए मैं कोई भी मेथड यूज करूं, चाहे सीड्यूस करना ही क्यों ना पड़े। पर मैंने कभी फॉलो थ्रू नहीं किया। मुझे उस तरह का घिनौना काम नहीं करना था। ऑनेस्टली मैं रिलीव्ड हूँ कि मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ा आपकी वजह से। एडलाइन का चेहरा अनरीडेबल था, पर उसके अंदर चल रहा ख्याल लाउड था। पहले की जिंदगी में जो एटीट्यूड भरी हुई हेला थी, जो मुझे इंसल्ट करती थी, अब उसके अंदर बस गिल्ट, शेम और एक नई अच्छाई से भर गई है। हेला ने और भी टीस करते हुए सुर में कहा, वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने ऐसा आदमी क्यों चूज किया हस्बैंड के लिए। मुझे तो वो थोड़ा बोरिंग टाइप लगते हैं। उसके होठों से ये निकलते ही वो शर्माई और तुरंत बो किया, सॉरी, मैं बहुत रूड हो गई थी लेडी एडेलाइन, मुझे माफ कर दो। एडेलाइन ने हल्की सी मुस्कान दी। जैसे मुझे सेकेंड लाइफ में बदलने का चांस मिला, वैसे ही हेला भी चेंज हो गई जब उसे पहली बार कोई समझ रहा है। उस रात दोनों ने डिसाइड किया सुबह मार्केट जाकर फ्रॉस्टलैंड के लिए
ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। लेकिन सुबह एडलाइन ने आँख खोली तो देखा एला एक गायब थी। दूसरी तरफ शैडोलैंड्स के माइंस में एस्टर अकेला ब्लू स्टोन इंस्पेक्ट कर रहा था। पहले हम पूरा दिन डेविस को ढूंढने या डेमोनिक रियान का एंट्रेंस लोकेट करने में लगा रहते थे। अब सब बस वही करते हैं जो एडलाइन कहती है। सब डायनामिक बदल गया है। क्या ये ठीक है? रे पीछे से आया और बोला, तुम यहाँ हो, ट्रेनिंग हॉल में नहीं गए? एस्टर ने जवाब दिया, माइनिंग ब्लॉक्स देखता था कभी कभी, काफी दिन हो गए थे, बहुत दिन से नहीं देखा। फिर कैजुअली पूछा, आप क्या कर रहे हो कैप्टन? रे ने कहा, और माइन कर रहा हूँ, माना स्टोन बनाना है। एस्टर कंफ्यूज हुआ, माना स्टोन? अभी इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। रे ने कामले कहा, अभी नहीं, फ्यूचर के लिए होगा। एस्टर ने नैरो आइज के साथ पूछा, क्या एडलाइन ने बोला था तुम्हें ये करने को? रे ने स्विंग करके देखा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? एस्टर ने डायरेक्टली शूट कर दिया, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, है ना? कैप्टन बताओ, अगर एक दिन ऐसा आए जब एडलाइन तुम्हें ही धोखा दे दे तो? रे ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं तब भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि कम से कम मुझे उसे खुद स्टेप करने का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। एस्टर स्टन्ड रह गया। कैप्टन, रे ने ज्यादा कामली बोला, एस्टर मैं जानता हूँ एडलाइन प्रोफेट नहीं है। एस्टर की आंखें फैल गई। क्या? क्या आपको पता है? रे मुस्कुरा दिया, हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी हो, मेरी चॉइस एडले के साथ है, हमेशा। एस्टर ने एक होपलेस साइन ली। पर अगर वो डेविस की एनिमी से निकली तो? अगर सब डिस्ट्रॉय करने आई हो तो? रे की आंखें डिटरमाइन थी। तब भी शायद मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ जो अपने दिल की बात समझ नहीं पाता। पर एक चीज डेफिनेटली है, मेरी चॉइस खुद की है, और वो चॉइस हमेशा एडले होगी, चाहे कुछ भी हो। बेंजर की बातों ने एस्टर को एकदम हिला दिया। रे ने आह भरी और कहा, मैं पैथेटिक आदमी हूँ एस्टर। मैंने एडले को डिवाइन रियाम के रिवाइवल से भी ऊपर चुन लिया। एस्टर ने सोचा, क्या सच में इसी में हमारी जीत है? पिछले ग्लोरी को भूलकर सिर्फ करण डिलॉट के पीछे चलना। फिर उसने हल्की सी लाफ की और बोला, ऑल राइट कैप्टन, फिर हम भी वही करेंगे। अगर तुमने एडले को अपना रास्ता चुना है तो हम तुम्हें और उसे फॉलो करेंगे। डेविस अपने लीडर को प्यार करते हैं, और मैं भी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा और ना रखूंगा, चाहे एडले कुछ भी करे। ये कहकर दोनों के बीच एक अनईजी पर पक्का ट्रस्ट का लेयर बन गया। अगले दिन एडलाइन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पहुंची और विस्काउंट डेज गोल्डन से मिल बैठी। एडलाइन ने एकदम कामली कहा, मेरी मेड गायब है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गोल्डन के अंदर गुस्सा आ गया। उसने सीट से उठकर एरोगेंटली कहा, मैं विस्काउंट डेज गोल्डन हूँ मिस एडलाइन, मुझसे बात करते हुए थोड़ा रिस्पेक्ट रखो, मुझे सर गोल्डन बुलाओ। एडलाइन हंस पड़ी। उसकी अदा एक तलवार की तरह कांटेदार थी। अच्छा, ठीक है सर गोल्डन, मुझे बताओ, मेरी मेड को ढूंढने का क्या प्लान है तुम्हारा? गोल्डन की आवाज गरज गई, यू बिच, मैं एक इंपेरियल नाइट हूँ, तुम्हारा सर्वेंट नहीं। लेकिन तुरंत अपना कंट्रोल पाया। एक नाइट को एक लेडी पर गुस्सा करना गलत होगा। फिर कामली बोला, वेल, वी विल ऑफ कोर्स डू आवर बेस्ट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। एडलाइन की सर्द स्माइल आ गई। कॉन्फिडेंशियल? या सिर्फ इतना कि तुम लोग अब तक कुछ कर नहीं पाए? अगर तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है तो एटलीस्ट ईमानदारी दिखाओ, तब मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि तुम्हारा काम आने का इंतजार करूं या खुद हैंडल करूं। गोल्डरन ने कहा, नहीं, हमने थोड़ी प्रोग्रेस की है। र्यूमर है काउंट जूडर के मेंशन से लड़कियों की चीख सुनाई देती है, लेकिन कॉमनर्स की बकवास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एडलाइन ने आंख उठाकर कहा, ओह, काउंट जूडर, ठीक है, मुझे उनसे मीटिंग करनी होगी। गोल्डन चीख उठा, पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने काउंट को ऑफेंड किया तो तुम्हारा भी सर कटेगा और मेरा भी। एडलाइन ने तंज कसते हुए कहा, क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन है तुम्हारा सर गोल्डरन, तुमने मुझे काफी एंटरटेन कर दिया और मैं रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ।
अगर मैं डिसअपीयरेंस सॉल्व करके तुम्हें पूरा क्रेडिट दिला दूं तो चलेगा? गॉर्डन एकदम सख्त हो गया। उसका दिमाग सोच रहा था, ये लड़की दीवार की तरह है, कोई बात सुनने को रेडी ही नहीं। मुझे शायद बोर्नेस लिलियन को मैसेज भेजना पड़ेगा कि अपनी बहन पर नजर रखें। इसी वक्त एक डार्क अंडरग्राउंड डंजन में आयरन बार्स के पीछे डजन्स ऑफ लड़कियां बंद थी। कुछ चीख रही थी, कुछ रोते रोते कोलैप्स हुई। जहां डेड बॉडीज बिखरी थी और एक बड़े से बाथटब में खून उछल रहा था। हेला पीछे दीवार से चिपकी हुई शॉक में थी। उसके दिल में एक ही थॉट गुजरा, ये इंसान है? ये औरत क्या कर रही है? उसे टॉर्चर चेंबर की स्टेयर्स से क्रिक की आवाज आई और वहां से औरत कैंडल के साथ बाहर आई। उसके बॉब कट बाल, पहना हुआ एक पुराना नाइट ड्रेस और आंखों में एक डरावनी शांति। वो थी डी जुदेर, काउंटेस। वो आयरन जेल के पास से गुजरी। उसके होठ पर हल्की सी स्माइल के साथ गर्ल्स का फियर पीक पर पहुंच गया। चीखे और तेज हो गई। हेला ने अपने आप को देखा और सोचा, मैं कहाँ फंसी हूँ? ये सब डिसअपेरियंस यही कल्प्रिट है। काउंटेस ही इंसानों का खून इस्तेमाल करती है, पर क्यों? बेसमेंट में एक लड़की चीखी, माय लेडी, प्लीज मुझे मारो मत, माफ कर दो। लेडी जुडर, आई बेग यू। काउंटेस दे जुडर रुकी, हाथ से अपना फेस स्मूथ करते हुए स्मर्क किया। लगता है मेरे ब्लड बाथ का पानी थोड़ा कम हो गया है। टाइम फॉर अ रिफिल। उसने अपनी उंगली स्नैप की। आह यस, तुम परफेक्ट रहोगी। उसने और एक लड़की को मैजिक से खींचकर टब में डाल दिया। खून चारों तरफ उछल गया। दे जूदर खून के टब में लेट गई, हंसी के साथ। आह, क्या डिलाइटफुल साउंड है। मुझे खुशी है तुम भी अभी तक चीख सकती हो, बाकी तो बस साइलेंस है। आयरन बार केज के कॉर्नर में हेला रो रही थी। उसके दिमाग में फाइट चल रही थी। अगर मैं बोल दूं कि मैं प्रोफेट हेला एल्टॉन हूँ, शायद मेरी जान बचेगी। फिल्बर्ट तक ये मुझे पहुंचा देगी। पर कैसे? कैसे मैं लेडी एडलाइन को बेट्रे कर दूं? यही मेरी पनिशमेंट होगी उन सब एनिमल्स के लिए जिनके खून से मैंने विजन निकाले थे। उसकी पलकों में आंसू गिर रहे थे। तभी दूसरी तरफ दोपहर में एविड रेस्ट कर रहा था। उसके पास एक ईगल आया चिट्ठी लेकर। उसने उसे वैकेन को दिया। उसमें लिखा था कि सिटी में यंग गर्ल्स की किडनैपिंग हो रही है। तभी वैकेन को याद आया कि एडेलाइन भी वही गई है। उसने तभी कहा, कैप्टन को ये बात बता देना और कहना मैं इस कुगिस सिटी के लिए निकल चुका हूँ। दूसरी तरफ एडेलाइन और गोल्डरन काउंटेस के महल की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त पैलेस का गेट तोड़ते हुए एडेलाइन अंदर आई। सब गार्ड्स अनकॉन्शियस गिर गए थे और विस्काउंट गोल्डरन हैरानी के साथ उसके पीछे चल रहा था। एडेलाइन ने मैजिक से डोर अनलॉक किया। बिना एक वर्ड के बोले, गोल्डरन का चेहरा शॉक में जम गया। ये मैजिक यूज कर रही है बिना इनकांटेशन के? ये है कौन आखिर? डोर ओपन हुआ और हेला भागती हुई आई। एडलाइन को टाइटली हक करके रो पड़ी। लेडी एडलाइन, आप मेरे लिए आई है? एडलाइन उसके कंधे पर रिश्योरिंग हाथ रखती ही थी कि एक क्रीपी हंसी इको हुई। बाथटब से उठते हुए काउंटेस निकली, जिसके शरीर से खून टपक रहा था। उसने कहा, वेल वेल वेल, मुझे लगा मेरे सर्वेंट सब सोए क्यों है। अब समझ आया, हमारे यहाँ तो गेस्ट आए हैं मुझसे मिलने। हेला तुरंत एडलाइन के पीछे छिप गई। कान में विस्पर करके बोला, वो भी मैजिक यूज कर सकती है। एडलाइन ने उसे एक कोल्ड ग्लांस दिया और डिसाइड किया, तो इसीलिए सब अब तक उसे ढूंढ नहीं पाए। ये तो एक एस है। गोल्डरन ने उस पर अटैक ट्राई किया, लेकिन तुरंत दे जुदर ने उसे मैजिक से पकड़कर उसका गला पकड़ लिया और उसे चोक करने लगी और उसे घुटनों पर ला दिया और टॉन्ट करते हुए बोली, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है, पर स्किल्स वो एकदम जीरो है। एडलाइन ने कामली अपना हाथ उठाया और दी को इनविजिबल चेन से बाइंड कर दिया। काउंटेस हंसी बंद करके एक शॉक में बोली, क्या तुमने विदाउट अटरिंग अ वर्ड मुझे रिस्ट्रेन किया?
ये कैसे हो सकता है? एडलाइन की आवाज़ बर्फ जैसे हार्डन हो गई। मैं बस अपने मैनर्स रखती हूँ। तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, उससे पहले कि तुम मर जाओ। दी जुदर ने स्मर्क करके बो किया। कितनी प्यारी हो तुम। मैं हूँ दी जुदर। काश मेरे पास तुम जैसी शक्ति होती। क्या मजा आता ना। एडलाइन की आंखों में गुस्सा भड़क गया। मजा? तुम इनोसेंट लड़कियों का खून निकालना, इसे तुम मजा कहती हो? दी जुदर ने कोल्ड लाफ दिया। ऑफ कोर्स, पास इतनी शक्ति हो तो तुम्हें पता लगता है वीक लोग कितने एडोरेबल होते हैं जब सरवाइव करने की बेकार स्ट्रगल करते हैं। एयरलाइन की आंख शौक से फैल गई। एक हार्श विस्पर निकला। तुम देवास हो? दी चुदेर की आईज एक मोमेंट के लिए वाइडन हो गई, फिर ग्रीन के साथ कहा, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। तुम भी हमारी तरह हो क्या? या फिर तुम हमारे नए लीडर के साथ हो? क्या तुमने उसे देखा है आजकल? बड़ा हैंडसम बन गया है। हमारा छोटा सा बॉय अब एक ग्रोन वॉरियर है। एडलाइन की अलायंस वाली लॉयल्टी फायर बन गई। हट, तुम जानते हुए भी दूध के अलाइव होने के बावजूद ये सब कर रही हो? दी चुदर ने कामली कहा। मैंने कभी फेबियान को बेट्रे नहीं किया, कभी एस को नहीं बताया कि हमारा दूध अलाइव है। लॉयल हूँ मैं। बस अपने फन के लिए इन ह्यूमंस की जान ले लेती हूँ। इतना तो चलता है ना। एडलाइन की मुट्ठी बंद हो गई। उसकी रेज की हीट हवा में स्प्रेड होने लगी। बस, तुम अब सिर्फ एक ही चीज डिजर्व करती हो, वो है मौत। एडलाइन के गुस्से से दीवारों में क्रैक पड़ने लगे। एडलाइन ने मैजिक का और बनाकर उस पर छोड़ दिया। काउंटेस दर्द से चिल्लाई, पर उसकी आंख में अब भी मैडनेस चल रही थी। तभी वैकिन आ गया। एडलाइन। एडलाइन ने हैरान होकर देखा। वैकिन, तुम यहाँ कैसे? वैकिन ने काउंटेस की तरफ देखा और कहा, एडलाइन रुक जाओ, वो एक देवाज है। एडलाइन की वॉइस स्टिल जैसी हो गई। उसने कहा, इसने बहुत खून बहाया है, इनोसेंट औरतों को मारा है। ऐसी शेफ शिफ्टेड मॉन्स्टरियस जिंदा नहीं रह सकती। वैकिन ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम नहीं समझ रही। वार के वक्त इसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया और इसने ब्रेवली लड़ा था। अगर तुम इसे मार दोगी तो हमारा एक और देवास खत्म हो जाएगा। एडलाइन का जवाब ठंडा और टेरिफाइंग था। मैं तुम्हारा परमिशन लेने नहीं आई हूँ वैकिन। अगर तुम सिर्फ इसलिए इसे बचाना चाहते हो क्योंकि ये देवास है, तो मुझे तुम पर डिसअपॉइंटमेंट होगी। वैकिन का चेहरा लाल हो गया, फिर भी वो बोला, तो मुझे ही करने दो। ब्लड ऑफ देवास तुम्हारे हाथ पर नहीं गिरना चाहिए। पर काउंटेस ने अपने ब्रोकन स्माइल के साथ हंसी उड़ाई। वैकिन, तू अपनी ह्यूमन मास्टर का अच्छा कुत्ता निकला। हमेशा अपने पफी फेस के साथ मुझसे चिपका रहता था। मुझे तुम्हारी शक्ल से हमेशा नफरत थी। ये सुनकर वैकिन का पेशेंस टूट गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक स्ट्राइक से उसे खत्म कर दिया। स्वॉर्ड ने उसकी बॉडी को दो टुकड़ों में काट दिया और काउंटेस वही मर गई। एडलाइन ने कोल्डली बोला, अगर वो ऑलरेडी एस के साथ थी तो वो पहले ही खत्म हो गई थी। फर्क नहीं पड़ता किसने मार डाला। केज से बाहर निकलते ही वैकिन ने गोल्डरन को खड़ा देखा। गोल्डरन ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। वैकिन ने दुष्ट टोन में कहा, एडलाइन ने तुम्हें क्या कहा है? गोल्डरन ने कहा, उन्होंने कहा था कि क्रेडिट तुम खुद लेना। वैकिन ने अपनी आंख झुकाकर बोला, फिर वही करो, बाकी सब तुम्हारा काम है। अंदर ही अंदर उसके दिल में गिल्ट भर गया। ह्यूमन होने की वजह से एडलाइन हमेशा देवास की एट्रोसाइट्स को हेट करेगी। शायद उसने मुझे भी उस दिन के लिए ऑलरेडी माफ नहीं किया जब मैंने डी को प्रोटेक्ट करने की जिद कर रहा था। एडलाइन और हेला बर्फीली पहाड़ियों में थिक ओवरकोट्स पहनी चलती हुई नजर आई। बर्फ उड़ती रही, हवाएं चीख रही थी। एडलाइन सर्च स्पेल कास्ट कर रही थी और हैवी सांस लेते हुए बोली, अभी तक एक भी मार्क नहीं मिला, लेकिन मुझे पता था। चलो कैंप सेटअप करते हैं। हेला टेंट फोल्ड करते हुए बोली, जी लेडी एडलाइन। एडलाइन उसे गेस करते हुए पूछती है, हेला, तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं रही? तुम्हें तो पता है ना कि मैं दूत नहीं हूँ। हेला सॉफ्टली मुस्कुराई। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है लेडी एडलाइन।
आप वही इंसान हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। आप मेरे लिए वही है। एडेलाइन का चेहरा एक पल के लिए पिघल गया। ओह, ठीक है। फिर उसने बर्फ पे घुटनों के बल बैठकर कहा, क्या हम वाकई फ्रॉस्टलैंड में स्लीपिंग डेविस ढूंढ पाएंगे, ऐसी कोल्ड बैरन जगह में? हेला फेथ के साथ बोली, हाँ, मेरे विजन ने वही दिखाया था, लेकिन उसमें आपको कुछ मंथ्स बाद ही मिलता हुआ दिखाया। शायद टाइमिंग ही बैरियर हो। एडलाइन ने अपना हाथ बर्फ में घुसाया, आंखें छोटी की और कहा, प्रॉब्लम टाइमिंग नहीं है, प्रॉब्लम फिल्बर्ट है। 3 महीने बाद तक मैं इंतज़ार करूंगी, तो उस तक फिल्बर्ट अपनी आर्मी लेकर आ जाएगा। फिर तो खून बहना पक्का ही है। मैं जो रश कर रही हूँ वो इसीलिए है, मुझे रे के साथ और खून का एक ड्रॉप भी नहीं गिराना। हेला ने गिल्ट में सिर झुका लिया। मुझे माफ करिए, मैं उस एंगल से सोचा ही नहीं था। एडलाइन ने एक रिश्योरेंस दी। कोई गलती नहीं है तुम्हारी हेला, रश मेरा था और डिटर्मिनेशन भी। उसके आइज में कोल्ड फायर जल उठी, एज इफ नई बैटल बर्फ के नीचे ही सो रही थी। सब कुछ इतना सही चल रहा था कि मैंने सही से सोचा भी नहीं था जब मैं यहाँ आई। वो बोली, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो सुबह पहली रोशनी में वापस चलते हैं। जब वो सो रही थी, हेला ने एक सपना देखा। ऐसा सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि रे डिलॉट है या नहीं। मैं बस जिंदगी में एक बार डचेस बनना चाहती थी, पर औरत होने के नाते मुझे पता था कि उसके दिल में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो ऐसी बेकार औरत से प्यार क्यों करता है? उसने सपने में एस्टर से पूछा, एस्टर, रे ने उस औरत से शादी क्यों की? उसमें क्या खास है? वो बिल्कुल बेकार है। एस्टर ने अपने हाथ घुमाते हुए कहा, हेला, वो लेडी एडलाइन है, वो नहीं। तुम उस ऐसे डचेस के बारे में बड़े बेइज्जती से मत बात करो। हेला सोचती हुई जगी, ये कैसा अजीब सपना था। क्या मैं सच में कभी लेडी एडलाइन से जलन या उसका अपमान कर सकती हूँ? वो तो मेरी सबसे दयालु इंसान है। वो टेंट के बाहर झांकती है, सोचती है कभी कभी मैं डर भी जाती हूँ, फिर सोचती है वो हमेशा मेरे साथ दयालु रही है, फिर मैं कभी डर क्यों महसूस करती हूँ। एडलाइन और हेला वापस स्टेट की ओर जा रही थी। रे और एस्टर बैरोनेस लिलियन हेसा के दफ्तर गए। उसने उनसे कहा, क्या आपके पास इतनी ही मेल्डा है? वो अपनी कुर्सी से उठी और बोली, टावर ऑफ मैजिक ने बहुत सारी मेल्डर खरीदी है। मैंने सुना है कि वेस्टर्न का रियासत छोटे गांवों को शहरों में बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उन्हें मेल्डर चाहिए होगा। मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। बेंजर ने पूछा, आपको लगता है कि मेल्डर बेचकर हमें कितना सोना मिलेगा? वो बोली, पता करना मुश्किल है, पर आप कम से कम पूरा एक शहर खरीद सकते हैं। बेंजक ने कहा, तो क्या आप हमें ऐसे कुछ जमीन ढूंढ कर दे सकती है जहां नया शहर बसाया जा सके? वो मुस्कुरा के बोली, क्या आप एक नया देश बनाने का प्लान कर रहे हो? मुझे लगा शैडोलैंड सबके लिए काफी है। बेंजक ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, पर हमें बड़े सेना की जरूरत होगी जो इंसानों की सेना के सामना कर सके, एसएस के खिलाफ लड़ने के लिए। वो खुद से सोचने लगा, अगर तुम एक ऐसे देश के सिपाही बनो चाहो जिसका नाम तक नहीं है, तो मुझे लाखों गांवों को इकट्ठा करना पड़ेगा। लिलिया ने झटके से टेबल पर हाथ मारा। पता नहीं ये मुमकिन होगा या नहीं, पर मैं ये पक्का कर सकती हूँ कि ड्यूक वेनेक का नाम कभी भी इसमें ना आए। तुम्हारा नया शहर कोपा मर्चेंट्स के नाम से खड़ा होगा, एक व्यापारी समूह जिसे मैं रिसेंटली खरीदा है। एस्टर ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद का शुक्रगुजार हूँ, पर ये आपकी जान को खतरा दे सकता है। हमें सिर्फ एक शहर नहीं, एक सेना भी बना रहे हैं। जैसे ही हमारी सेना बनेगी, पास के सभी देश हम पर नजर रखेंगे। लिलियन ने कहा, अगर लेडी एडलाइन नहीं होती तो मैं यहाँ जिंदा भी नहीं होती। मैं अपनी जान 100 बार भी दे देती अगर मैं उसकी मदद कर सकूं। मेरा जीवन उसका है। मुझे पता है कि तुम्हारा काम कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। बस मुझे 2 महीने का समय दे दो। रिले शैडोलाइंस के बाजार में घूम रहा था, अपने ख्यालों में खो गया। लगभग 2 महीने हो गए हैं यहाँ,
क्या डिवाइन रियाम अपनी पहली शांति वापस पा सकेगा? मैं जब पहली बार साइलेंस में गया था तब मेरा उम्र 700 साल था। शायद अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना शुरू कर सकता हूँ। वो बाजार की गलियों से गुजर रहा था कि उसने एक आदमी को दुखी और तकलीफ में देखा। रिले उसके पास दौड़ा। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर देता हूँ। उसने जादू से उस आदमी के घाव भर दिए। आदमी हैरान हुआ और पूछा, क्या तुम भगवान हो? रिले बोला, नहीं, मैं एक देव हूँ। तभी भीड़ से एक आदमी निकला जो पूरा ओवरकोट में लिपटा हुआ था। उसने कहा, देव नाम काफी दिनों से नहीं सुना। रिले एक पल के लिए झटक गया। उसने सोचा, उस दिन लाइट ने उससे कहा था, रिले मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिले का चेहरा लाल हो गया। लाइट बोलता है, मैं पहली नजर में ही तुमसे प्यार कर बैठा था। मैं तुम्हें हमेशा बचाना चाहता हूँ। रिले ने क्लेरिफाई किया, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक लड़का हूँ। लाइट ने हल्का सा खास कर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे नेचर से प्यार करता हूँ, तुम्हारे जेंडर से नहीं। रिले थोड़ा चौंक गया। उसने मंदिर की ड्रेस पहनी हुई थी और एक किताब पकड़ी थी। मैं बीमार लोगों का इलाज करने के सफर पर हूँ। कल मैं यहाँ से दूसरी जगह जा रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ जवाब नहीं दे सकता। थोड़ा वक्त दो और कुछ दिन बाद मिलो। इस मुलाकात के बाद रिले फैबियन से मिला, जो एक सफेद यूनिफॉर्म पहना था और दूत था। फैबियन ने वार्निंग दी, वो एक एस है और कुछ एसएस लोगों की नीयत अच्छी नहीं है डेविस के लिए। मैं रोक नहीं रहा तुम्हें उसके साथ जाने से, पर ध्यान रहे उसे पता ना चले कि तुम देव हो। रिले ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है। बाद में भी लाइट अपने फीलिंग्स दिखाता रहा और रिले हमेशा कंफ्यूज रहा। फिर भी लाइट उसके साथ साय की तरह रहा। उसके हीलिंग जर्नी के खत्म होने के बाद भी उस टेम्पल तक उसका पीछा किया और होली नाइट बन गया। एक दिन रिले ने नोटिस किया, तुम कभी बूढ़े नहीं होते और तुम्हें ये भी अजीब नहीं लगता कि मैं भी बदलता नहीं हूँ? लाइट ने कैजुअली पूछा, तुम देव हो? रिले ने कहा, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। तुम जानते हो ना, डेविस और एस वाले मिडिल रियाम में एक दूसरे के असली पहचान अनजान होने का नाटक करते हैं। दोनों बैठे बेंच पर। लाइट ने पूछा, रिले तुम्हारा असली नाम क्या है? रिले ने बोला, हाँ, इस बात का मैंने झूठ नहीं बोला। लाइट खड़ा हुआ और बोला, मैंने भी अपने बारे में झूठ नहीं बोला। मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं एस हूँ। बस उसके अलावा सब सच था। अगली बार पैसेजवे में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। रिले सोचता है, पैसेजवे डिवाइन और डिमोनिक रियान को जोड़ने वाला रास्ता है, जहाँ डेविस और एस दोस्ती कर सकते हैं। पर फिर डिवाइन डिमोनिक वार हो गया। लाइट ने तलवार रिले पर तान दी। उसके बाद रिले डिवाइन रियाम में बंद हो गया। फिर पैसेजवे या मिडिल रियाम नहीं गया। ये मैंने जो अभी सुनाया वो सब पास्ट था। रिले और लाइट की स्टोरी थी। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। लाइट कहता है, पता है अजीब लग रहा होगा, पर मैंने लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। वार के वक्त जो हुआ उसके लिए माफ कर दो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रिले ने मुंह घुमाकर कहा, पास्ट की बातें मत करो। अगर मारना है तो मार दो। मुझे तुमसे पुराने दिन याद करने ही नहीं है। लाइट बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम सब जानते हैं एडेलाइन एक दूत है। रिले हैरान हो गया। सोचता है, एडेलाइन? लोग क्यों सोच रहे हैं कि एडेलाइन दूत है? अब उस पर खतरा है। लाइट ने फिर कहा, ये सोचने में देर हो गई, पर वार कभी नहीं होनी चाहिए थी। उसे सिर्फ हमारा लीडर चला गया, बैलेंस खत्म हो गया और ट्री ऑफ लाइफ नया लीडर नहीं दे रहा। शायद हमने भगवान को नाराज किया है। रेले ने पूछा, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? लाइट बोला, 100 फिल्बर्ट अब डिवाइन रिरान के दोबारा आने से परेशान है। अब उसे पता है देवी शैडोलैंड्स में छुपे हैं, तो वो जल्दी नहीं वार शुरू करेगा। पर मैं नहीं चाहता कि वार हो और तुम भी नहीं चाहोगे। रिले सोच में पड़ गया। लाइट ने बोला, रिले मेरे साथ भाग चलो। रिले चौंक गया। ठंडी हवा चलने लगी। रिले ने मना कर दिया, नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। लाइट मुस्कुरा दिया, ठीक है, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, शायद कभी मिले जब तुम स्माइल कर रहे हो। और चला गया। एस्टर ने रिले को देखा। रिले रिले सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगा। ये कुछ नहीं, बस किसी बीमार को इलाज देते हुए कुछ उदास बात सुन ली।
उसने एस्टर और बेंजर के साथ चलना शुरू किया। बेंजर ने उसका हौसला बढ़ाया। रिले, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बना दूंगा। रिले हंसा रोते रोते। कैप्टन फैबियन तुम्हारा सक्सेसर कितना अच्छा है, तुम्हारी तरह। एडलाइन बैठकर चाय पी रही थी। ब्रूनो और हेला पास खड़े थे। हेला ने पूछा, लगता है आप कुछ सोच रही हो, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? एडलाइन ने कब जोर से टेबल पे रखा। अब तक मैंने सिर्फ कुछ एसएस और एक दिल को मारा है, बट जल्दी ही शायद इंसानों को ही मारना पड़ेगा। एस वालों को मारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं थे, लेकिन अगर इंसानों को मारना पड़ा तो शायद रातों में चैन से सो नहीं पाऊंगी। तभी दरवाजा जोर से खुला और वैकिन अंदर आया। उसके साथ बेंजर, एस्टर और रिले भी था। वैकिन जोर से चिल्लाया, एडलाइन, ये काम मुझ पर छोड़ दो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, चाहे कोई भी हो, मैं मार दूंगा और अब कभी तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। वो सख्ती से उसके सामने खड़ा हो गया। एडलाइन हंसते हुए कहा, अरे, हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई क्या हो गई? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार हो। रिले ने हैरानी से कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, ऐसे लोग क्यों सोचते हैं कि तुम ही दूत हो? एडलाइन, बेंजर्क और एस्टर ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। एडलाइन शांत लहजे में चाय पीते हुए बोली, हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी नहीं जानती वो इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं उनकी बात को नकारूंगी भी नहीं। रिले चेतावनी देते हुए कहने लगा, तुम्हें नकारना ही होगा, वरना खतरे में पड़ जाओगी। बेंजर ने गुस्से में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कर रही हो? एडलाइन नरमी से बोली, बिल्कुल सही पहचाना रे। जब उन्हें पता चलेगा कि दूध जिंदा है, वो चाहे जिसको भी समझे उसे मार देंगे। बेंजर मुट्ठी कसते हुए बोला, क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? मैं किसी के बचाव की जरूरत में नहीं हूँ। एडलाइन गंभीर स्वर में बोली, ये इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि अगर तुम मर गए तो दिव्य लोक का अंत हो जाएगा। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है। पेंजर दृढ़ता से बोला, भले ही इसका मतलब तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़े। एडलाइन ने कहा, हाँ, भले ही मेरा इस्तेमाल करना पड़े। बेंसर ने गुस्से में मुड़कर जाने लगा। एडलाइन ने चीखते हुए कहा, रे, बेंसर रुककर, इस मुद्दे पर मैं तुम्हें कभी अपनी मर्जी नहीं करने दूंगा। कमरा एकदम खामोश हो गया। एडलाइन मन ही मन में, क्या कोई उसे रोकेगा भी नहीं? अगर वो ऐसे ही चला गया तो सब मर जाएंगे। वो फिर चिल्लाई, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? बेंजर ने जवाब दिया, खुद तो तुम ही जिद कर रही हो एडलाइन। एडलाइन ने कहा, नहीं, तुम तुम जानते हो कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। मैं इसको पहचान सकती हूँ और उनसे लड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार हूँ। तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। यही वजह है कि तुमने मुझसे शादी की थी। बेंजर सरप्राइज से उसे देखने लगा, फिर चिल्लाते हुए वापस उनकी बहस तेज हो गई। एडलाइन ने आंसू भरे स्वर में कहा, यही एक वजह है कि तुमने मुझसे शादी की थी। बेंजर हैरानी से उसे देखता रहा और फिर जाने के लिए मुड़ा। एडलाइन खुद को संभालते हुए हाथ जोड़कर बोली, रे, रुक जाओ प्लीज। वो अपने साथियों की तरफ मुड़ी और विनती करते हुए बोली, तुम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे? एस्टर धीरे से, वो थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया है। एडलाइन ने कहा, क्या तुम भी दूध की सुरक्षा के लिए कुछ भी करोगे, हाँ या नहीं? एस्टर दृढ़ता से बोला, हाँ, हम सब कुछ करेंगे। एडलाइन का गुस्सा और बढ़ गया। फिर एस्टर ने बीच में कहा, हम तुम्हें भी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। एडलाइन चौंकी, उसे उम्मीद नहीं थी। एस्टर ने कहा, क्या तुम नहीं समझती? एडलाइन फुट फुट कर रो पड़ी। एस्टर ने तुरंत उसके पास आया और कहा, एडलाइन प्लीज रोना बंद करो। एडलाइन आंसुओं के साथ बोली, पर हमें एक नया जीवन वृक्ष ढूंढना होगा। हमें दिव्य लोक को फिर से बनाना होगा ताकि तुम्हारे और रे के पास लौटने के लिए एक घर हो। वैकिन मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन का एक ही घर है, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। सभी हंस पड़े। एडलाइन अब भी आंसू भरी आवाजें गूंजने लगी, पर अगर तुम लोग कभी दिव्य लोक लौटे ही नहीं तो तुम सबका क्या होगा? ब्रूनो ने कहा, हम सबकी जगह तुम्हारे और दूत के साथ ही है। जो भी चुनाव वो करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। अगर उसने तुम्हें दिव्यलोक पर चुना
तो हमें भी तुम्हें चुनना होगा। बेंजर वापस हवेली लौट आया और अपने दफ्तर में कुछ ढूंढने लगा। कबर्ड में उसे नीले पत्थर मिले। डॉग ने कहा, क्या तुम जान देने जा रहे हो? बेंजर ने कबर्ड बंद करते हुए कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। डॉग ने कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो? शांत होकर सोचो, एडेलाइन सही है, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और एस के हाथों कभी नहीं मरेगी। बेंजर उसे घूरते हुए बोला, तुम इसे नहीं जानते। तभी वो हैरान हुआ। डॉग की जगह उसकी बेटी जूलियाना सामने बैठी थी। बेंजर ने कहा, जूलियाना? डॉग ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने क्रूर क्यों हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब बस वो देख रहे हो जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, और लगता है तुम सबसे ज्यादा यही चाहते हो कि तुम एडेलाइन और जूलियाना के साथ रहो, तुम्हारा भी एक परिवार हो, ना कि ट्री ऑफ लाइफ जहाँ पहले तुम्हारा घर था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए नए वीडियो बनाने का। आज जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ वो एक कंप्लीट मानवा है, तो मैं आपको शुरू से एंड तक पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।